रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास का बाजार किसी जादू से कम नहीं लगता। बिल्कुल। मतलब सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है। हाँ, किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाइए, चमचमाते शोरूम्स हैं, हाथ में जो फोन है वो किसी दूसरे महाद्वीप की कंपनी का है। सही बात है। और जो कपड़े हम पहनते हैं उसका डिजाइन कहीं और बना है और सिलाई शायद किसी तीसरे देश में हुई है। मतलब पूरी दुनिया सिमटकर हमारे पड़ोस के बाजार में आ गई है। एकदम सही कहा। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आज के इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन इसी अदृश्य मशीनरी को डिकोड करना है। हम उस ताकतवर तंत्र को समझने वाले हैं जिसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये चर्चा इसी बात की गहराई में जाने की एक यात्रा है कि कैसे दुनिया भर के बाजार एक दूसरे से जुड़ गए और उन्होंने हमारे सोचने, खाने पीने और रहने के तरीके को जड़ से बदल दिया। देखिए, इस बदलाव की जड़ में जो सबसे अहम चीज है वो है अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। वैश्वीकरण में सामान का एक देश से दूसरे देश में जाना नहीं है। अच्छा। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जहां अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे में इस तरह घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है ना? बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। और इस पूरे खेल के जो मास्टरमाइंड हैं, जो इस व्यवस्था को चला रहे हैं, उन्हें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसी कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां। हाँ, ये वो विशाल व्यापारिक साम्राज्य हैं जिनका काम सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं रहता। ये दुनिया भर में अपने उत्पादन और व्यापार का जाल बिछाते हैं। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी नए देश में एंट्री कैसे मारती है? मतलब क्या वे बस अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं, किसी दूसरे देश में जाते हैं और जमीन खरीद कर नया कारखाना खड़ा कर देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जीरो से सब कुछ शुरू करना तो बहुत महंगा और जोखिम भरा काम लगता है मुझे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शून्य से शुरुआत करना केवल एक तरीका है और अक्सर ये सबसे धीमा तरीका होता है। ये कंपनियां बहुत रणनीतिक होती हैं। किसी नए देश के उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए वे मुख्य रूप से 3 तरकीबें अपनाती हैं। पहला तरीका है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करना, यानी जॉइंट वेंचर। हाँ, जॉइंट वेंचर। इसमें विदेशी कंपनी पैसा और नई तकनीक लेकर आती है और स्थानीय कंपनी अपना बाजार और पहचान देती है। अच्छा, दोनों का फायदा? बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो सबसे ज्यादा असरदार है। सीधे स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। बाप रे, सीधे खरीद लेना? हाँ, कल्पना कीजिए एक विदेशी कंपनी को भारत में अपना उत्पाद बेचना है। नया कारखाना लगाने में सालों लग जाएंगे। तो वे बनी बनाई कंपनी खरीद लेते हैं। एकदम सही। वे एक ऐसी भारतीय कंपनी को खरीद लेते हैं जिसका पहले से ही बड़ा नाम है। इससे उन्हें रातों रात बने बनाए कारखाने और लाखों वफादार ग्राहक मिल जाते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त कूटनीति है। मतलब एक ही झटके में प्रतियोगिता भी खत्म और पूरा बाजार भी मुट्ठी में आ गया। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका बहुत ही दिलचस्प है और हम इसे कपड़ों या जूतों के बाजार में सबसे ज्यादा देखते हैं। इसमें ये विशाल कंपनियां खुद कुछ नहीं बनाती। कुछ नहीं बनाती? तो फिर सामान कहाँ से आता है? वे दुनिया भर के छोटे छोटे उत्पादकों और कारीगरों को बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देती हैं। डिजाइन और ब्रांडिंग बहुराष्ट्रीय कंपनी की होती है। अच्छा। लेकिन मेहनत विकासशील देशों के छोटे कारीगरों की होती है। फिर उस सामान पर कंपनी अपना चमचमाता हुआ लोगो लगाती है और उसे भारी मुनाफे पर बेचती है। बिल्कुल। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में बैठे उत्पादक की कीमत और गुणवत्ता तय कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को देखकर मुझे एक बहुत ही मजेदार बात याद आ रही है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी स्मार्ट मास्टर शेफ की तरह काम करती है। मास्टर शेफ? वो कैसे? देखिए, ये शेफ देखता है कि दुनिया के किस बाजार में क्या सबसे अच्छा और सस्ता है। वो मसाले एक देश से लेता है, सब्जियां दूसरे से मंगाता है। दिलचस्प है। और खाना किसी तीसरे देश की रसोई में पकाता है ताकि उसकी डिश सबसे सस्ती भी रहे और स्वादिष्ट भी। क्या बात है। अगर हम मोटर कार उद्योग को देखें तो यही हो रहा है ना। डिजाइन अमेरिका में बनता है, पुर्जे चीन में बनते हैं, उन्हें यूरोप में जोड़ा जाता है। जहां मजदूर सस्ते हों वही जगह चुनी जाती है। ये मास्टर शेफ वाला रूपक पूरी तरह से सटीक बैठता है। और जब ये शेफ दुनिया भर से सबसे सस्ती सामग्री जुटाने लगता है तो उसका सीधा असर दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। वो कैसे? विदेशी व्यापार के जरिए जो ये एकीकरण होता है उससे दूरी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बाजार में अचानक से क्रांति आ जाती है। मतलब विकल्पों की भरमार हो जाती है
उपभोक्ताओं के सामने विकल्पों का एक पूरा समंदर आ जाता है और सबसे अहम बात, दो देशों के उत्पादक मीलों दूर बैठकर भी एक दूसरे से सीधी प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। हाँ, बहुत सही पॉइंट है। मुझे याद है, पहले विदेशी घड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक्स चोरी छिपे बिकते थे, लेकिन अब जब बाजार पूरी तरह से मिल गए हैं, सब कुछ खुलेआम मिल रहा है। एकदम। पर एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर दुनिया एक बाजार बन गई है, तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में बनी एक शर्ट की कीमत हर जगह एक जैसी ही होगी? क्या स्थानीय बाजारों की अपनी कोई पहचान बचती भी है? देखिए, यहाँ मूल्य के समान होने के सिद्धांत को गहराई से समझना होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी शर्ट की कीमत न्यूयॉर्क और नई दिल्ली में एकदम ₹1 तक समान होगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी तो है। बिल्कुल, परिवहन का खर्च, स्थानीय टैक्स कीमतों में अंतर पैदा करते हैं। लेकिन हम जिस तंत्र की बात कर रहे हैं वो है गुणवत्ता और मूल्य का वैश्विक मानक। अच्छा, वैश्विक मानक। हाँ, अगर भारत का कोई उत्पादक सूती कपड़ा बना रहा है तो वो मनमाने दाम नहीं मांग सकता। अगर वो कीमत बढ़ाएगा तो ग्राहक तुरंत किसी दूसरे देश से आया हुआ सस्ता कपड़ा खरीद लेंगे। तो एक तरह का बैलेंस बन जाता है। एकदम सही। इस वैश्विक दबाव के कारण पूरी दुनिया में कीमतों में एक संतुलन आ जाता है। स्थानीय बाजार खत्म नहीं होते, वे एक वैश्विक अखाड़े का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये बात साफ है कि विदेशी व्यापार बाजार की फिटनेस का टेस्ट है। जो फिट है वही टिकेगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इस कहानी का रुख भारत की तरफ मोड़ें तो तस्वीर हमेशा से इतनी साफ नहीं थी। एक समय था जब हमारे दरवाजे दुनिया के लिए लगभग बंद थे। हाँ, आज़ादी के बाद का जो दौर था। बिल्कुल। 1991 के उस ऐतिहासिक साल से पहले भारत में विदेशी व्यापार को लेकर बहुत सख्त रवैया था। तब व्यापार अवरोधक यानी ट्रेड बैरियर्स का भारी इस्तेमाल होता था। इस नीति के पीछे की वजहों को समझना बहुत जरूरी है। जब भारत आजाद हुआ तो हमारे उद्योग एक नवजात शिशु की तरह थे। बहुत कमजोर। सरकार को लगा कि अगर विदेशी कंपनियों को खुला व्यापार करने की इजाजत दे दी गई तो भारत के छोटे उद्योग उस तूफान में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। वे उनका मुकाबला नहीं कर पाते। बिल्कुल। इसीलिए सरकार ने एक ढाल बनाई जिसे आयात कर या इंपोर्ट टैक्स कहते हैं। ये ढाल काम कैसे करती थी? मतलब क्या सरकार सीधे तौर पर विदेशी कंपनियों को मना कर देती थी कि आप यहाँ सामान नहीं बेच सकते? सीधे मना करने के बजाय वे अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते थे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत में बना एक खिलौना ₹100 का है। ठीक है। वहीं जापान की एक कंपनी वैसा ही खिलौना बनाती है जो भारत पहुंचने तक ₹80 का पड़ता है। तो लोग तो 80 वाला ही लेंगे ना? बिल्कुल। और भारतीय कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार उस जापानी खिलौने पर 100% टैक्स लगा देती थी। अरे बाप रे! तो 80 वाला खिलौना सीधे 160 का हो गया। एकदम सही। अब ग्राहक मजबूर होकर ₹100 वाला भारतीय खिलौना ही खरीदेगा। केवल बहुत जरूरी चीजें जैसे मशीनरी या पेट्रोलियम, बस उन्हीं का आयात होता था। 1991 से पहले का ये नज़ारा सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे के साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स लगे हों, मतलब सहारा देने वाले छोटे पहिए। बहुत ही सटीक उदाहरण है। सरकार उद्योगों को गिरने से बचा रही थी, लेकिन ट्रेनिंग व्हील्स के साथ एक दिक्कत है। जब तक वे लगे रहते, बच्चा कभी भी खुद का संतुलन बनाना नहीं सीख पाता। सही कहा। भारतीय उद्योगों के साथ भी यही हो रहा था। उन्हें पता था कोई विदेशी कंपनी चुनौती नहीं देगी, इसलिए उन्होंने कभी अपनी गुणवत्ता सुधारने पर जोर ही नहीं दिया। और यही बात सरकार को भी समझ आ गई थी। फिर आया 1991 का साल, उदारीकरण का साल। ट्रेनिंग व्हील्स हटाने का समय आ गया था। बिल्कुल। ये फैसला कोई शौक नहीं बल्कि एक गहरी मजबूरी थी। देश की अर्थव्यवस्था संकट में थी। सरकार ने तय किया कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतियोगिता के गहरे पानी में उतारना ही होगा। बहुत बड़ा कदम था। आयात पर लगे प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाया गया। भारतीय कंपनियों को समझ आ गया कि जिंदा रहना है तो माल को दुनिया के सबसे अच्छे माल के बराबर लाना होगा। दरवाजे खोल दिए गए और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भारत की ओर रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन दरवाजे खुलने के बाद की चुनौती और भी बड़ी थी। वो कैसे? आपने दुनिया से कह तो दिया कि हम व्यापार के लिए तैयार हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत क्यों आए? उनके पास तो पूरी दुनिया के विकल्प हैं। सही बात है। उन्हें लुभाने के लिए किसी ठोस योजना की जरूरत थी। यहीं पर विशेष आर्थिक क्षेत्र या SEZ की नीति सामने आती है। बिल्कुल। SEZ एक तरह का गेम चेंजर था। सरकारों ने विदेशी निवेश को खींचने के लिए ऐसे औद्योगिक द्वीप बनाने शुरू किए जहां के नियम बाकी देश से बिल्कुल अलग थे।
इन क्षेत्रों को आप एक तरह का रेड कारपेट समझ सकते हैं। सरकार ने विदेशी कंपनियों से कहा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो हम आपको टैक्स से छूट देंगे और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा देंगे। हाँ, 24 घंटे बिजली, बेहतरीन सड़कें और विशाल गोदाम। लक्ष्य एक ही था, उत्पादन बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। बुनियादी ढांचे की बात तो मुझे समझ आती है, कारखाने चलाने हैं तो बिजली पानी तो चाहिए। लेकिन जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रही थी तो मेरा दिमाग थोड़ा उलझ गया। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सिर्फ कारखाने नहीं बन रहे थे, बाकायदा मनोरंजन के साधन, क्लब हाउस और स्कूलों की व्यवस्था की जा रही थी। विदेशी कंपनियों को भारत में चिप या कार बनाने के लिए बुलाना है तो उसके लिए मनोरंजन पार्क और स्कूलों की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं था? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है। सतह से देखने पर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मानवीय पहलू है। अच्छा। जब हम विदेशी निवेश की बात करते हैं तो वो सिर्फ मशीनों के रूप में नहीं आता, उसके साथ आता है मानव संसाधन, टैलेंट। हाँ, लोग आते हैं काम करने। जब दुनिया की कोई टॉप आईटी कंपनी भारत आती है तो वो सिलिकॉन वैली से अपने बेहतरीन इंजीनियरों को यहाँ भेजती है। ये लोग अपना परिवार लेकर आते हैं। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। एक शीर्ष इंजीनियर ऐसी जगह क्यों आएगा जहां बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा ना हो? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सिर्फ गोदाम नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है। मतलब आप सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं लगा रहे, आप एक पूरी आधुनिक बस्ती बसा रहे हैं। बिल्कुल। बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ये जरूरी है। बहुत ही दिलचस्प बात है। अब जरा इस सफर के नतीजों पर नजर डालते हैं। नीतियां बदल गईं, इकोसिस्टम तैयार हो गए, जमीन पर इसका असर क्या हुआ? जमीन पर सबसे बड़ा असर उपभोक्ताओं पर हुआ। हाँ, सबसे बड़े विजेता तो आम उपभोक्ता ही बने। आज बाजार में सब कुछ बेहतरीन गुणवत्ता का है और कीमतें इतनी कम हो गई हैं जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज के जो विशाल मेगा मार्ट है, जहां एक छत के नीचे दुनिया भर का सामान मिलता है, वे इसी का परिणाम है। उपभोक्ताओं के अलावा एक और बहुत शानदार नतीजा हमारे देश के खजाने पर दिखा। 1991 में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 4,622 करोड़ रुपए के खतरनाक स्तर पर था। बाप रे, इतना कम? हाँ, देश के पास सामान मंगाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वैश्वीकरण के बाद यह आंकड़ा रॉकेट की तरह उछलकर 1,54,924 करोड़ रुपए के पार चला गया। एक मिनट, इतना बड़ा जंप? ये जादू हुआ कैसे? सिर्फ दरवाजे खोलने से इतना पैसा कैसे आ गया? तंत्र बहुत सीधा था। जब विदेशी कंपनियां आईं तो वो सिर्फ सामान बेचने नहीं आई, उन्होंने यहाँ कारखाने लगाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया और वो विदेशी मुद्रा हमारे रिजर्व में जमा होने लगी। इसके अलावा सेवा क्षेत्र, खासकर आईटी में जबरदस्त बूम आया। हाँ, भारतीय कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया जिसकी पेमेंट्स उन्हें डॉलर में मिली। हाँ। इस दोहरे इंजन ने खजाने को भर दिया। और सबसे बड़ी सफलता तो उन भारतीय कंपनियों की रही जिन्होंने हार मानने के बजाय डटकर मुकाबला किया। बिल्कुल। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां। हाँ, वे खुद इतनी ताकतवर हो गईं कि वे खुद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गईं। मतलब उन्होंने भी दुनिया में अपना डंका बजाया। ये साबित करता है कि वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार है। जो तैयार नहीं होता वो खत्म हो जाता है, और जो चुनौती स्वीकार करता है उसके लिए पूरा विश्व एक बाजार बन जाता है। सही बात है। जब सही समय पर नीतियों को बदला जाता है तो अर्थव्यवस्था में एक अभूतपूर्व गति आ जाती है। आज का भारत उसी फैसले का जीता जागता स्वरूप है। तो आज हमने उस लंबी यात्रा को समझा जो ट्रेनिंग व्हील्स हटाने से शुरू हुई और आज के विशाल मेगा मार्ट्स तक जा पहुंची। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? देखिए, वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक शानदार बाजार में बदल दिया है, लेकिन जरा सोचिए, जब हर देश में लोग एक ही ब्रांड की जीन्स पहनेंगे, एक ही कंपनी का टीवी देखेंगे और एक ही कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, तो क्या भविष्य में दुनिया की अपनी कोई अनोखी स्थानीय संस्कृति बचेगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर ये रंग बिरंगी दुनिया अपनी सारी विविधता खोकर सिर्फ एक विशाल मेगा मार्ट बनकर रह जाएगी? इसी सोचने वाली बात के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए विश्लेषण के साथ फिर जुड़ेंगे।